आज के शो में हेस्कोल पेट्रोलियम कंपनी की जानिब से 54 अरब रुपए से जायद का बैंक डिफॉल्ट, मुबैना मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की बड़ी कार्रवाई। नेशनल बैंक और हेस्कोल के साबिक और मौजूदा अफसरान समेत 30 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज आपके सामने एक पेट्रोलियम कंपनी का किस्सा आपके सामने रखेंगे जो कि FIA की तहक़ीक़ात के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का शायद सब में बड़ा फाइनेंशियल स्कैम बनने जा रहा है। 54 अरब रुपए के डिफ़ॉल्ट का मामला है। इसके साथ साथ इसमें किस तरीके से अपने एसेट्स को एग्जैजरेट करके लोन्स का हुसूल या जो इस वक्त लोन रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी का हुसूल हुआ और बहुत सी अहम तफसीलात हैं। इस स्कैम से मुतल्लिक हम आपको आगाह अगर करें तो इसमें जो कलूजन सामने आया, हेस्कोल जिस कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी साल 2001 में, मार्च 2001 में। मुमताज़ हसन खान साहब जो थे, इनके फाउंडर थे जिन्होंने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। फिर साल 2007 में ये कंपनी एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी बनी थी। उसके बाद फिर ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कराची स्टॉक एक्सचेंज में 2014 के अंदर जो है लिस्ट कर दी गई थी। इस कंपनी के हवाले से जो आज आपके सामने हम आपको बताएंगे कि ये जो इसका सफ़र है साल 2001 से 2014, लेकिन इसके बाद फिर इसका जो डिफ़ॉल्ट और जो पूरा जो स्कैम सामने आया 54 अरब रुपये का, ये जो बीच का अरसा था, ये किस तरह से हुआ, इसमें कौन कौन शामिल था, किस तरह से ये कोलूजन हुआ, मुबैना तौर पे FIA की तहक़ीक़ात क्या बताती हैं, कौन कौन से ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे और किस तरीके से 54 अरब रुपये का नुकसान कौमी ख़जाने को पहुँचाया गया। ये बड़ी अहम और सनसनीखेज़ तफसीलात है। इस प्रोग्राम में इसका आगाज़ करते हुए जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मामला है एक स्कैम और डिफ़ॉल्ट का, जिसकी जो टोटल हजम है वो तकरीबन 54 बिलियन रुपीज़ बनता है। इसमें जो FIA की तहक़ीक़ात है वो बताती है कि इसमें खुद जो स्पॉन्सर्स और डायरेक्टर्स हैं हेस्कोल कंपनी के, और इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कुछ अफसरान की मिली भगत के साथ ये तकरीबन 54 अरब रुपए का स्कैम जो है वो हुआ। और इसकी मजीद जो हम तफसीलात और इसकी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जो आपके सामने चल रही है, इसकी डिटेल्स आपके सामने रखें तो बताया जाता है कि तकरीबन 2014 में ये लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज में, और साल 2015 से साल 2020 इन 5 साल के दौरान इसकी जो फैसिलिटीज़, जो एक्सपोजर होता है नेशनल बैंक का, ये बढ़ता रहता है। इसको नॉन फंडेड, फंडेड फैसिलिटीज़, बैंक लोन्स, इसमें मुसलसल एक इजाफा होता है। और इस इजाफे के अंदर FIA के तहक़ीक़ात के मुताबिक जो मुलव्विस हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कुछ लोग जो कि सैंक्शन कर रहे थे अथॉरिटी पे, या फिर वो लोग जो कि इस वक्त इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, या जो सैंक्शनिंग में थे, इम्प्लीमेंटेशन में थे, और इसी तरह से वो लोग जो कि इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये इस तरह के अफसरान जो थे, जो ऑफिशियल्स थे इस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुलव्विस थे। और ये मुबैना मिली भगत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया FIA ने कि मिली भगत के साथ ये 54 अरब रुपये का डिफ़ॉल्ट या स्कैम जो है ये हमारे सामने आया। ये हुआ किस तरीके से, अब आप सब ये जानना चाहेंगे। मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे आप देखेंगे जो रिपोर्ट चल रही है स्क्रीन में, तो आपको एक पूरी टाइमलाइन के साथ आपको समझाते हैं कि मामला आखिर है क्या और किस तरीके से हुआ। एक कंपनी हेस्कोल जो कि रजिस्टर इसलिए होती है कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर, कि उसका जो काम होगा बुनियादी तौर पर वो 3 चीज़ें होंगी। एक, वो प्रोक्योरमेंट करेगी पेट्रोलियम, केमिकल और LPGs की। 2, वो उसकी स्टोरेज करेगी। और 3, वो उसकी मार्केटिंग में इन्वॉल्व होगी। इस बेसिक काम के लिए कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेट होती है। इसको जो एक्सपोजर और इसका जो लोन फैसिलिटीज़ होती हैं, इसमें मुसलसल जो इजाफा होता है, उसकी टाइमलाइन की तरफ आपको लेके चलते हैं। इस टाइमलाइन के मुताबिक जब ये कंपनी जो पहला इसको लोन फैसिलिटी ग्रांट की गई थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो 10 जून 2014 को थी 2 अरब रुपए की, यानी 2 अरब रुपए का इसको लोन इस पर फैसिलिटी ग्रांट की गई थी जून 10, 2014 को। जिसके बाद 18 महीने जो उसके बाद के थे उसके अंदर इस फैसिलिटी ने पीक किया, यानी 2 अरब से ये बढ़कर अमाउंट 5 अरब तक चली गई। और उस वक्त जो नेशनल बैंक के सदर थे उनके खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज किया है कि ये 2 से 5 अरब तक चली गई। उसके बाद डेट आती है 2017 की, और 2017 में एग्जैक्ट आपके सामने रखता हूँ, मई 2017 से नवंबर 2018। मई 2017 से नवंबर 2018, 18 माह के दौरान ये एक्सपोजर मजीद बढ़ता है। ये एक्सपोजर तकरीबन 313% बढ़ता है और बढ़कर 15.65 अरब रुपए हो जाता है। यानी जो क्रेडिट फैसिलिटीज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हेस्कोल कंपनी को दी हुई थी, वो अगर आपको समझाएं दोबारा से तो बताएं कि 2014 में 2 अरब रुपए की पहली फैसिलिटी आती है जो कुछ माह में 18 माह के अंदर बढ़कर 5 अरब तक पहुंचती है। फिर साल 2017 से 2018 के जो 18 माह हैं इस दौरान ये बढ़कर
5 अरब से तकरीबन 15.65 अरब रुपए तक पहुंच जाती है। तो ये 2 अरब से 15.65 अरब तक पहुंचती है और उसके बाद वहां भी नहीं रुकती। अक्टूबर 2018 के अंदर मजीद 6 अरब रुपए की जो एलसी फैसिलिटी अवेल होती है और इनका जो टोटल एक्सपोजर है बढ़कर 18 अरब तक पहुंच जाता है, 18 बिलियन रुपीस तक जो है पहुंच जाता है। इस दौरान जो नेशनल बैंक के 2 साबिक सुदूर जिनके खिलाफ एफआईआर इस पर दर्ज करने का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, एक तो इकबाल अशरफ साहब हैं, एक सईद अहमद साहब हैं। इस प्रोग्राम से कबल हमने वो तमाम ऑफिशियल्स जो कि हेस्कोल के हैं और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं, उनको हमने बाकायदा जो उनके नोटिफाइड एड्रेसेस या जो उस वक्त उनके नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स थे, और इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी हम उनको दावत दे रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं तो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। लेकिन ये वो तमाम फैक्ट्स हैं जो कि एफआईए की तहक़ीक़ात में सामने आए हैं, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अक्टूबर 8, 2018 को आखिरी जो फिर एक बार फैसिलिटी बढ़ी और ये बढ़कर 6 अरब रुपये बढ़ी, और इसके बाद जो एफआईए की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट एग्जैक्ट अल्फाज इस्तेमाल करती है वो आपके सामने रखें। इस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि 2 एक्स प्रेसिडेंट सैंक्शन लोन्स थ्रू देयर क्रेडिट कमिटीज अब्यूजिंग देयर ऑफिशियल पोजीशन। अगर आप इसको नैब लॉज में समझें तो दिस इज मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, यानी अपनी ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्रेडिट कमेटी से ये लोन सैंक्शन करवाए। और जिस तरह मैंने इससे कबल कहा कि एफआईए की इस रिपोर्ट में न सिर्फ सैंक्शन करने वाले बल्कि वो लोग जो कि इसको इंप्लीमेंट कर रहे थे और वो लोग जो कि नेशनल बैंक की तरफ से इसको मॉनिटर कर रहे थे, उन तमाम अफसरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 30 लोगों पे ये मुकदमा दर्ज किए गए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपके सामने मैं यहाँ रख देता हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एग्जैक्ट अल्फाज में अपना मौक़िफ़ दिया है उसमें कहा है जी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन एंड कंटिन्यूज टू कोऑपरेट फुली विद द एफआईए, यानी हम एफआईए के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन एंड मेक अवेलेबल ऑल रेलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री इंक्लूडिंग अरेंजिंग मीटिंग्स विद इट्स एम्प्लॉइज हु हैव मैनेज द हेस्कोल रिलेशनशिप विद एनबीपी। यानी हम पूरा ताउन कर रहे हैं भरपूर तरीके से, हत्ता के जिन मुलाजमीन ने हेस्कोल के साथ डीलिंग की थी उनकी मीटिंग्स भी एफआईए के साथ अरेंज कर रहे हैं। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ ये सामने आया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना डॉक्यूमेंटेड मौक़िफ़ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिसंबर 2021 में इस बारे में दे चुके हैं। उसके बाद आगे जो जिक्र होता है कि द फंडामेंटल चैलेंजेस आइडेंटिफाइड बाय नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेम फ्रॉम अ मटेरियल नेगेटिव रीस्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स विद एक्नॉलेजमेंट ऑफ फ्रॉड बाय हेस्कोल मैनेजमेंट एट दैट टाइम। और इस मौक़िफ़ को आपके सामने रखने से ज़रूरी था कि हम आपको बताना था कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग्स हमने अरेंज करवाई हैं एफआईए के साथ और हमारी भरपूर तरीके से एफआईए के साथ मुकम्मल हमांगी है इस सिलसिले में और ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ तक तो ये हो गया कि आपको हमने बताया कि किस तरीके से साल 2014 से साल 2020 के दौरान इनकी जो क्रेडिट फैसिलिटी थी उसमें मुसलसल इजाफा हुआ। इसके अंदर बैंक लोन्स भी शामिल थे, इसके अंदर फंडेड फैसिलिटीज़, अनफंडेड, यानी हर तरह की चीज़ें शामिल थी। और ये बढ़कर 2 अरब से शुरू हुई 14 में, उसके बाद ये बढ़कर कहाँ तक पहुँची ये आपको तफसील हमने रखा। लेकिन एफआई की रिपोर्ट के अंदर सनसनीखेज इंकशाफ ये हुआ कि इस रिपोर्ट में, उस तहक़ीक़ात में बात ये सामने आई कि दिस वॉज नॉट मेयर इनकॉम्पिटेंस, यानी ये नाअहली नहीं थी जो ये रेकलेस डिसीजन मेकिंग हो रही थी क्रेडिट कमिटीज़ में। एफआईए की रिपोर्ट तहक़ीक़ात में जो एग्जैक्ट अल्फाज सामने आए कि मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो जिसके बाद ये एक करप्शन का केस या मुबैना फ्रॉड का केस बनता है कि द इन्वेस्टिगेशन हैज़ डिटरमिन्ड दैट मेयर इनकॉम्पिटेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर, यानी इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी नहीं था, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फेलियर नहीं था, नाअहली थी, बल्कि there was not the sole cause of these reckless lending decisions. Evidences have been recovered which proves that HPL यानी Hescol used to siphon off funds through middlemen for bribing their bankers. यानी यहाँ पर रिश्वत के हवाले से भी एफआईए को कुछ सबूत मिले हैं। ये तमाम जो लोन्स हुए, जो असल मामला है, जो माजरा है वो ये है नाज़रीन के 2 अरब रुपए से बढ़कर जिस तरीके से ये कुछ माह के अंदर, कुछ साल के अंदर ये लोन बढ़कर 18 अरब 20 अरब और फिर उसके बाद एक सिंडिकेटेड फैसिलिटी भी रिसर्चिंग आई सामने। ये तमाम चीज़ें जो हुई इसके पीछे एफआईए की तहक़ीक़ात के मुताबिक बाकायदा ब्राइब यानी रिश्वत दी गई मुबैना तौर पे बैंकर्स को मिडिलमैन के जरिए। और एफआईए ने इस तहक़ीक़ात के अंदर तकरीबन 117 मिलियन रुपए का एक पेमेंट का जिक्र भी किया है जो कि बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ताहिर अली नामी एक आदमी को की गई।
ये तकरीबन 117 मिलियन जो 12 करोड़ रुपए अमाउंट बनती है, इसके बारे में एफआईए कहता है कि मुबैना तौर पे ये अमाउंट मिडिलमैन को दी गई और मिडिलमैन के जरिए ये अमाउंट बैंकर्स तक ब्राइब यानी रिश्वत के तौर पे पहुंची और इस रिश्वत के एवज ये डिसीजंस इन्फ्लुएंस हुए। तो सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ना अहली थी जो क्रेडिट कमेटी में डिसीजंस ले रहे थे, ना ये कह सकते हैं कि उन लोगों को पता नहीं था, ना ये कह सकते हैं कि उनका इंस्टीट्यूशनल फेलियर था, यानी नेशनल बैंक के बिहाफ पे इंस्टीट्यूशनल फेलियर था, क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर का मामला है। ये सारा जो मामला है ये हम सबके टैक्स पेयर मनी का मामला है। ये जो नुकसान 54 अरब रुपए का हुआ है ये हम सबका हुआ है, ये कौमी खजाने का हुआ है। तो इसलिए इस प्रोग्राम में आपको बताना ये बड़ा जरूरी है कि ये पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। 54 बिलियन यानी 54 अरब रुपए, हम कुछ अरब रुपए के लिए मुख्तलिफ बैंक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मांगते रहते हैं। तो ये 54 अरब रुपए का डिफॉल्ट जो है ये दरअसल इसके पीछे एफआईए की तहकीकात बताती है कि रिश्वत भी दी गई और इस सिलसिले में कुछ एफआईए ने पेमेंट्स भी ट्रेस की। लेकिन यहां तक मामला नहीं हुआ। इस मामले में आगे भी बड़े दिलचस्प मोड़ आता है जब उनकी बैलेंस शीट को फेक तरीके से एस्केलेट किया गया और ये बड़ी सनसनीखेज तफसीलात हैं। उनकी 2019 की ऑडिट रिपोर्ट पर आपको लेके चलेंगे जो 31 दिसंबर 2019 को मुरत्तब की गई। इस रिपोर्ट के अंदर किस तरह का बताया गया, एक ब्रेक के बाद आके आपको बताएंगे तफसीलन कि किस तरीके से उनके फिक्स को फेक परचेज ऑर्डर्स के जरिए एस्केलेट किया गया और उसका फायदा किसको हासिल हुआ और मजीद तफसीलात इस तहकीकात में जो सामने आई है। पाकिस्तान की तारीख का शायद एफआईए कमर्शियल बैंकिंग कहती है कि सब में बड़ा जो मेगा फ्रॉड्स है उनमें से एक फ्रॉड है जिस पर एफआईए ने ये तमाम तफसीलात अनहर्द की हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे, आपको मजीद फैक्ट्स बताएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में नाज़रीन आपके सामने एक मेगा फ्रॉड, आप एफआईए जिसको कहते हैं मेगा फ्रॉड, आपके सामने उसकी सनसनीखेज तफसीलात रख रहे हैं। जो तहकीकात में एग्जैक्टली बातें आई हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। मैं आपको इससे पहले मैंने इसने कहा कि हमने मौक़िफ़ ही नहीं सबसे पूछा भी है नेशनल बैंक का, आपको बताया कि क्या उनका ऑफिशियली मौक़िफ़ है। हेस्कोल की जो करंट मैनेजमेंट है उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रख देते हैं। उनके मुताबिक द बोर्ड एंड मैनेजमेंट ऑफ हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड said the company had been cooperating with the FIA's investigation into HPL's past activities to ensure complete transparency। तो हेस्कोल ने भी कहा है कि उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी जो कंपनी है वो एफआईए के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है ताकि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। और उन्होंने साथ साथ कहा है कि इट हैड ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड मच ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग असेस्ड बाय द एफआईए टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और जो उनका करंट बोर्ड है उन्होंने क्लियरली कहा है कि द करंट बोर्ड एंड मैनेजमेंट शुड नॉट be included in any of the allegations and that any relevant information has been found has always been voluntarily disclosed as soon as possible। तो करंट मैनेजमेंट का वो कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पास्ट के इवेंट्स हैं सारे जो आपको हम बता रहे हैं। एफआईए की तहकीकात में इसी एक पास्ट इवेंट से मुतालिक आपको बताएं, डॉक्टर शाहजहां सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप माहिर मशहत तो हैं लेकिन एक सीनियर बैंकर भी रह चुके हैं, तो मैं आपसे बड़ा समझूंगा इस निज़ाम किस तरह ये काम हुआ सारा। लेकिन आपको नाज़रीन उनकी बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा था जो ऑडिट रिपोर्ट थी 31 दिसंबर 2019 की, जिसमें उनके एसेट्स को आर्टिफिशियली जैकअप किया गया थ्रू इस वक्त मैनिपुलेशन। तकरीबन 33 अरब रुपए के फिक्स एसेट्स जो है उनको शो किए गए और इसकी वजह ये थी कि जो उनके कोलैटरल जो उनको चाहिए था फॉर द सिंडिकेटेड लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी, उसके लिए उनको जो शॉर्टेज आ रही थी कोलैटरल में वो पूरा करने के लिए उनके एसेट्स को जैकअप किया गया और 33 अरब तक शो किया गया। और ये बाकायदा उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके नाम है, जो साबका जो सीएफओ को जिन्होंने अहकाम दिए, एफआईए बताता है कि इन लोगों ने बाकायदा अहकाम दे के अपने फिक्स एसेट्स को 33 अरब तक शो किया ताकि ये लोन अवेल कर सके। और इसका दूसरा फायदा प्रॉफिटेबिलिटी पर भी आया। तो अपनी बैलेंस शीट, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया। इसके अलावा जो कर्जा लिया उसके लिए रिश्वतें मुबैना तौर पे दी, एफआईए की तहकीकात कहती है। और भी कुछ सनसनीखेज दास्तान है जो इस प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब ये सब हुआ कैसे होगा? डॉक्टर साहब आप कड़ी नजर रखते हैं स्टेट बैंक पे, फाइनेंशियल रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे, इस पूरे सिस्टम पे, तो ये कैसे हो सकता है कि 1-2 अफसरान या 3 या 30 अफसरान ये कर सकते हैं? आपको लगता है ये इससे बड़ा काम हुआ है क्या डॉक्टर साहब? बिलाशुबा देखिए, ये जो मालियाती फ्रॉड है इससे पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है जी, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। उनकी साख बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है और एज ए रेगुलेटर स्टेट बैंक की साख बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। और मैं तो ये कहने के लिए तैयार हूँ कि कुछ बैंक्स ने और स्टेट बैंक ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुजाहरा किया है। ऐसे वाक़यात और शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि इस वक्त ये स्टेट बैंक ने जो फैसले किए उसकी वजह से ये फ्रॉड मुमकिन हुआ, वरना हो ही नहीं सकता था।
तो इसलिए मैं तो अब ये समझता हूँ कि जो बिल आ रहा है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का, उससे पहले मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पहले स्टेट बैंक का हिसाब होना चाहिए, जो कभी नहीं हुआ। अब मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ कि क्यों हुई। पहली बात ये थी कि ये जो हेस्कॉल है, इन्होंने जो पहला अकाउंट खोला था बड़ा कर्जों का, वो खोला था समिट बैंक के साथ। अब समिट बैंक वो है जिसके लिए लाइसेंस जो दिया था बैंकिंग का, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मशकूक थे और वो इस काबिल नहीं थे मैं क्योंकि कहूंगा अभी हम, क्योंकि हमने समिट को ऑफिशियली तो हमने नहीं लिखा कुछ, हम तो अभी इसी पे रहते हैं, क्योंकि जो हमने उनको ऑफिशियली मौक़िफ़ नहीं लिया है, तो हमें हमारे लिए इस वक्त अगर आगे चल के समिट के हवाले से बात करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक एज ए रेगुलेटर अपना काम नहीं कर सका। आ चुका है, नाम उसका आ चुका है। लेकिन चले आप नेशनल बैंक का ले लीजिए। नेशनल बैंक का ले लीजिए। नेशनल बैंक में जो साहब सदर जिनको बनाया गया था, उनको एक छोटी बैंक से निकाला गया था गलत कार्यों पर, उनसे इस्तीफा लिया गया था और उसके बाद अचानक उतनी बड़ी बैंक उनको मिल गई। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी दखल शामिल है। नंबर एक, ये साहब जो थे, ये पाक ईरान इन्वेस्टमेंट कंपनी एक छोटा सा इदारा है, वहां से खातून को यहाँ लेकर आ गए और उनको कॉर्पोरेट का हेड बना दिया, SVP, जिनका नाम आ रहा है इस कर्जे के सिलसिले में। तो पहले तो ये साहब थे कि जो नेशनल बैंक में जो सदर बने थे, एक जूनियर आदमी थे, उनको निकाला गया था। नैब के उनके खिलाफ केसेस थे, तो किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उनको सदर नेशनल बैंक का बना दिया और वहां से इन्होंने कर्जे देने शुरू किए बड़े पैमाने पर। शुरुआत यहाँ से हुई। तो उस वक्त क्या का बैंक का मैनेजमेंट क्या कर रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहा था, ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स आ रही थी उनकी, वो सही नहीं थी। तो वो कर क्या रहे थे, एलसीआर खुल रही थी, नहीं कर रहे थे। तो ये बाहर से ला के किसी को अचानक SVP बनाना, जिनका कोई बैंकिंग का तजर्बा ना हो, एक छोटे इदारे से, और उनको जिस आदमी के खिलाफ नैब के केस में उसको नेशनल बैंक का सदर बनाना, तो बुनियाद तो रखी गई ना वहाँ पर। स्टेट बैंक क्या कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रहा था, ये एक बुनियादी सवाल है जो कि हमें देखना होगा ये हो कैसे रहेगा। तो अगर आप बोर्ड को एग्जाम कर देंगे, जैसे मैंने कहा ना, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, गलतकारियां हो रही हैं, स्टेट बैंक की प्रूडेंशियल रेगुलेशंस को मसमार किया जा रहा है, ऑडिट रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। स्टेट बैंक को नहीं पता था कि ये किस तरह से ये कर्जे बढ़ रहे हैं और क्या कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं थी क्या, स्टेट बैंक यहाँ के इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट नहीं थी। बैंक का मैनेजमेंट क्या कर रहा था, बैंक की क्रेडिट कमेटीज क्या कर रही, ये तो कल्चर ही खराब हो गया ना। अगर ये कल्चर है तो जहाँ बैंकिंग जो है ये ट्रस्ट का बिजनेस है, कई हजारों अरब रुपए इनके पास लोगों का ट्रस्ट का है। अगर इस तरीके से ये उसका मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं और इस तरीके से करते चले जाएं, तो ये चीज़ इसलिए तकलीफ दे है कि फिर बैंकिंग से अगर साख उठ जाती है। अब मैं जैसे मैं देख रहा था कि 755 अरब रुपया इनके जो है जो ये माफ़ करने की तैयारी कर रहे हैं बैंक्स, इसी तरीके से जो गलत कर्जे दिए गए 755 अरब रुपया, और उसके डिपॉजिटर्स के पैसे से मुनाफा अलग करके रख दिया गया है ताकि 755 अरब रुपए माफ की जाए। तो स्टेट बैंक ये नहीं देख रहा कि ये बैंक जो है प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बैंक्स का जो स्टाफ है वो सही है, बैंक की ऑडिट प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब चीजें जो है ना, ये स्टेट बैंक इनको इग्नोर करता रहा है। ये आगे बढ़ते जो लोग हैं जो इस पर इन्वॉल्व हैं, मैं फिर बताता चलूं कि हमने उनको राब्ता भी सवालनामे के जरिए किया है, ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उनको जवाब देने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात और भी बताएं, इसमें समझाइएगा, इस कंपनी ने अपने जो इस रिपोर्ट में लिखा है FIA की, मुबैना तौर पे अपने एसेट्स को एस्केलेट किया, अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अच्छा दिखाया, ताकि वो अपने कोलैटरल को जो कमी थी उसको पूरा कर सके, उसको लोन्स मिल सके। ये रेगुलेटरी फंक्शन, ये तो SECP या जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, ऐसे तो कोई भी अपने ऑडिट स्टेटमेंट्स को आगे पीछे कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, नंबर्स चेंज कर सकता है, नंबर्स चेंज करके फेक जो POs बना के इन्होंने कर लिया जिस तरीके से, तो ये तो फिर कोई भी कर सकता है। इसका कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए ना, ये तो एक संगीन मामला है, क्योंकि जिसमें रिपोर्ट्स ये भी हैं कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, कुछ पैसा यहाँ पाकिस्तान से ट्रांसफर भी किया गया है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, फाल्सिफाई करना इज ए बिगेस्ट क्राइम, और इसकी पहली जिम्मेदारी ऑडिटर्स के साथ खुद स्टेट बैंक की इंतजामिया पे रियायत होती है। आप SECP ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, स्टेट बैंक ने नहीं की, स्टेट बैंक की ऑडिट टीम ने नहीं की, बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं की, बैंक के मैनेजमेंट ने नहीं की, बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने नहीं की। ये कल्चर ही अगर खराब हो गया कि जहाँ पैसे का रेल फेल हो, जहाँ पर पैसे बन रहे हों नाजायज तरीके से, तो ये जो सारे रेगुलेटर्स और ये इदारे और ये जो एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस है, ये बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल बह जाता है पाकिस्तान में। और इसलिए कि किसी का
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन एक फाइनेंशियल स्कैम आपके सामने रख रहे हैं। इसकी तमाम तहकीकात में जो अब तक सामने चीज़ें आई हैं हैरानकुन चीज़ें आई हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। अभी आप डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब का तज्जिया सुन रहे थे, अपने तजुर्बे के हिसाब से वो बता रहे थे कि इस तरह के मामलात, इतने बड़े स्कैम ये ट्रस्ट को भी डेंट कर देते हैं और ये बगैर किसी मिली भगत के हायर अथॉरिटीज़ के नहीं होते। तो लाजी बात है, हम तवक्को रखते हैं कि FIA की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो देखते हैं क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर या फिर इस पर कन्विक्शन रेट्स के लिहाज से देखा जाए तो लोग इतना मुतमईन नज़र नहीं आते जो अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पे वॉच डॉग्स हैं उनसे, कि वो आखिरकार उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते। लेकिन आपके सामने वो इस स्कैम के मुतालिक कुछ और हक़ाइक़ रखते हुए एहसन मेहंदी साहब को इंट्रोड्यूस करा दूँ। सीनियर तज़निगार हैं, स्टॉक मार्केट में इस वक्त सालों से आप एक्टिव हैं माशाल्लाह और तजुर्बा रखते हैं, मेरे साथ मौजूद है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि इस स्कैम में एक और बात जो सामने आई, पहले तो ये कि इनकी जो बैलेंस शीट थी वो जिस तरह इन्होंने फेक एसेट्स को एस्केलेट किया, इसके बाद ये बात भी सामने आई कि हेस्कोल ने ओवर इन्वाइसिंग भी की और ये बात उन्होंने कहा जी कि उनके जो इंपोर्टेड परचेजेस थे ऑफ प्रीमियम मोटर गैसोलीन एंड HSO उसको उन्होंने ओवर इनवाइस भी किया। और इस सिलसिले में FIA ने तकरीबन 151 के करीब जो उनके कार्गोज थे, उनकी जो लैंडेड कॉस्ट शीट्स थी उसको एनालाइज किया और उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि तकरीबन $42 मिलियन की जो प्रीमियम से ज़्यादा या इस वक्त डेमोरेज से ज़्यादा या इंटरेस्ट कॉस्ट पेमेंट जो उनकी पेबल थी उससे ज़्यादा उन्होंने जो है पेमेंट्स दी, $42 मिलियन की। तो ओवर इन्वाइसिंग का भी मामला इनके मामलात में इनके अकाउंट्स को चेक करने के बाद FIA ने बेनकाब किया। इससे पहले उनके एसेट्स एस्केलेशन सामने आए और ये तमाम चीज़ें मैनिपुलेट करके तकरीबन 54 अरब रुपए का जो स्कैम है टोटल सामने आया, जिसमें मुख्तलिफ बैंक सिंडिकेट्स और फिर उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वो आपके सामने तफसील रखा है। इसमें बार बार जो एक लफ्ज़ जब मेरी FIA के अफसरान से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ वो जिन्होंने लोन सैंक्शन किया बल्कि वो जो कि इस लोन को इम्प्लीमेंट कर रहे थे और वो जो कि इस लोन की मॉनिटरिंग में भी थे, उन तमाम ऑफिशियल से हम पूछगछ कर रहे हैं। आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी हमने बताया जो कह रही है कि हम तमाम जो ऑफिशियल्स इस मामले में थे, इस रिलेशनशिप में थे, इस कॉर्पोरेट रिलेशनशिप में थे NBP और हेस्कोल के माबैन, उन तमाम ऑफिशियल्स का मुकम्मल ताउन के साथ हम इस वक्त FIA को फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, जिस बुनियाद पे FIA कहता है कि हमें शक है कि यहाँ पर किकबैक्स भी थे, मनी लॉन्ड्रिंग भी थी और ये इस FIR के अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल में इसकी कुछ तफसीलात मौजूद हैं। एक तो कुछ रेमिटेंसेज हैं, 1.5 मिलियन डॉलर्स की और एक 6 मिलियन डॉलर्स की। ये रेमिटेंसेज कहा गया जी कि सलीम भट्ट और मोहम्मद अली अंसारी नाम के दो अफराद हैं जिनको ये रेमिटेंसेज, एक जिस पर शक किया जा रहा है FIA की तरफ से, और दूसरा कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ डेबिट एंट्रीज हैं, तकरीबन क्रेडिट एंट्रीज हैं 11.71 अरब रुपए की, कुछ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैं, डेबिट एंट्रीज हैं तकरीबन 11.7 बिलियन रुपीस की, क्रेडिट एंट्रीज हैं तकरीबन जो क्रेडिट हुआ है वो 12.6 बिलियन रुपीस का। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 12 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं जो मुख्तलिफ अकाउंट्स में FIA ने पता लगाया था इनका। और इससे पहले FIA ने यह भी आपको मैंने बताया कि एक ताहिर अली नाम की एक पेमेंट है 117 मिलियन की, जिसके बारे में कहा गया है कि वो मुबैना तौर पर रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल हुई थी। मैं एहसन मेहंदी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, कितना कॉन्फिडेंस डेंट हुआ है इस पूरे सिस्टम पर, बैंकिंग सिस्टम पर, SEC पे, स्टेट बैंक, ये सब हो रहा था, सब चुप थे, खामोश थे, कॉन्फिडेंस कितना हर्ट हुआ है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ओवरऑल इस मामले से? एहसन साहब देखिए, बिल्कुल ये कंसर्न, एक मेजर कंसर्न इस वक्त बन चुका है कैपिटल मार्केट के अंदर। ये लोगों की जो इस वक्त डायरेक्टर्स हैं या फाउंडर्स हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा वर्थ थी, बहुत स्ट्रॉन्ग इनका प्रोफाइल अगर आप देखें, प्रोफेशनल्स हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। आई बिलीव कि इसका जो है वो एक शटर हुआ है कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक वैल्यू 5 या 6% वैल्यू रह गई है जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू गई थी। आई बिलीव कि एक काफ़ी बड़ा लॉस है, इन्वेस्टर लॉस है, कॉन्फिडेंस शटर हुआ है और आई बिलीव जो इसके आउटकम्स होंगे वो अब इस वक्त सामने आएंगे, बिकॉज मामला इस वक्त जो है वो फॉरेन जो है वो इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में है। और आई थिंक ये जो आउटकम है इसका वो अब सामने नजर आएगा कि ये रेलेवेंट है ये बातें, या फिर ये इस वक्त जो है जो स्कैम इस वक्त 54 बिलियन रुपीस का है, ये इस वक्त जो है इसका क्या नतीजा निकलता है। तो आई थिंक कि ये बिलो टाइम हम इसका कोई इस वक्त कंक्लूजन नहीं दे सकते, बट ओवरऑल एलिगेशंस के हिसाब से एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस शेटरिंग जो है वो इवेंट इसको हम कह सकते हैं। सही है, लेकिन आप ये बता सकते हैं, क्योंकि जो मैंने इसने कहा कि एक तो इन्होंने अपने जो स्टेटमेंट्स को आगे पीछे किया, अपनी एसेट्स को बढ़ा के दिखाया,
तो इस पर लोगों का SECP पे बतौर रेगुलेटर, क्योंकि ये है लोगों के इन्वेस्टर्स के जहनों में कि हमें नहीं पता कि फिर जो और कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं, उनकी इनकम स्टेटमेंट्स हैं, वो भी कहीं फर्श तो नहीं है, वो भी कहीं मैनिपुलेटेड तो नहीं है, कहीं फेक परचेज ऑर्डर्स और फेक इनवॉइसेज और ये सब से जरिए तो नहीं है। तो ये जहनों में सवाल है, इस कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नजर आया आपको रेगुलेटर्स की तरफ से इस बारे में? देखिए, बिल्कुल रेगुलेटर्स कंसर्न्ड है, लेकिन रेगुलेटर्स फर्म नहीं है इस वक्त। ज़ाहिर है ज़्यादातर चीज़ें जो है एलिगेशन की बेसिस पर हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जिन पे इन्वेस्टिगेट करना है और फिर सब्सिक्वेंटली जो है राइट ऑफ अपील भी है इन्हीं सारी लोगों का कि इतनी बड़ी जो ट्रांजैक्शंस हैं ये हो गई, इंडिविजुअल्स के नाम पर भी हो गई, कॉर्पोरेट के नाम पर भी हो गई, 19 बैंक्स इन्वॉल्व हो गए। आई बिलीव ये सारा जो है इन्वायरमेंट, इसमें बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स जो बैंक्स के हैं या फिर जो कॉर्पोरेट टॉप नॉच प्रोफेशनल्स हैं, वो सब इसमें एंगेज नजर आते हैं, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है इस वक्त प्रिडिक्ट करना कि ये इसका जो है कंक्लूजन किसी के अगेंस्ट जाएगा या नहीं जाएगा। इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये इस वक्त हतमी जो है तरीके से नहीं कहा जा सकता। फिर राइट ऑफ अपील भी है, कोर्ट्स में नॉर्मली जो है राइट ऑफ अपील भी होते हैं। सब अपने अपने जो है दिफा के लिए जो है वो वकीलों को रखेंगे और उसके बाद हमें पता लगेगा कि ये फाइनल नतीजा क्या लगता है। इस वक्त तो जो है रेपुटेशनल डैमेज है इंडिविजुअल्स के लिए, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है शैटर हुआ है इसकी वजह से। सही है, लेकिन ये बताएं एसएन साहब कि अब जो जिस तरह से मामला ये सामने आए हैं, मैं जिस तरह पूछ रहा था कि रेगुलेटर्स की तरफ से इस केस का कंक्लूजन जो भी हो, लेकिन रेगुलेटर्स की तरफ से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने के लिए कुछ सामने मामला आए हैं, क्योंकि लोग शायद शक में मुब्तला हो जाएं कि आप इन्वेस्टर के आगे पता नहीं जो कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट्स सही भी है या नहीं है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक मीडिया की न्यूज़ के लिहाज से तो इट्स अ बिग स्कैम, अपीयर्स टू बी अ बिग स्कैम, लेकिन जो अपेरेंटली इसके जो रिजल्ट्स हैं या कोर्ट प्रोनाउंसमेंट है या फिर जो टर्म्स होगी, इसकी पेनल्टीज होंगी, एलिगेशंस होंगे, ये एलिगेशंस को कंफर्म करना और फिर राइट टू अपील के बाद जो है वो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रिस्पेक्टिव नेम जो नाम सामने आ रहे हैं वो इनफैक्ट जो है इन्वॉल्व हैं और उनको कंक्लूड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। सही है। और ऐसे में साहब, क्योंकि लास्टली कि मैं चाहूँगा एज मार्केट पार्टिसिपेंट आप बताएं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इन्वॉल्व हैं, उनको कोई एकदम, क्योंकि शौकत तरीन साहब आते भी हैं, मार्केट आते रहे हैं, इस पूरे मामले के बाद कोई ऑफिशियली आप लोगों की बात हुई हो, उधर से कोई स्टेटमेंट्स आई हो, कोई आपको सिग्नल्स मिले हो कि वो क्या सोच रही है हुकूमत? देखिए, ये इस मामले को इस वक्त क्लोजली वॉच किया जा रहा है, तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से कि कौन कौन लोग जो है इफेक्टिवली इसमें इन्वॉल्व थे और फिर इसके बाद जो है किसका ट्रूली जिसका इम्पैक्ट था। बिकॉज अगर आप कॉर्पोरेट हायरार्की देखें तो उसमें डायरेक्टर्स होते हैं जो कि जनरल ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट इस पर्टिकुलर केस में फाउंडर को इन्वॉल्व करना और फिर इतना जल्दी जो है उस पर कंक्लूड करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। लेट द कोर्ट टू डिसाइड एंड द फॉरेन फर्म्स टू डिसाइड कि हु वाज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड। डायरेक्टर्स नॉर्मली ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, मैनेजमेंट होती है। अच्छा, मैनेजमेंट भी जो होती है वो इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद सारे बैंक्स को इन्वॉल्व करके किस तरीके से इस आउटकम पे पहुंची। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि इसका असली जो है वो आउटकम क्या होगा। ठीक है, एहसन मेहंदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। एहसन मेहंदी साहब की गुफ्तगू आप नाज़रीन सुन रहे थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पूरे मामले को आपके सामने कुछ और हक़ाइक़ के साथ कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हमने सारे एस्पेक्ट से कवर किया आज इस अहम तरीन तहक़ीक़ात को FIA की। एक पहलू और जो आपको इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर एक और कंपनी बाइको पेट्रोलियम का जिक्र भी हुआ, उनको भी हम चाहते हैं कि अगर वो मौक़िफ़ देना चाहे तो दे सकें, लेकिन जो तहक़ीक़ात में बात सामने आई, एग्जैक्ट लफ्ज़ फैक्ट्स जो हैं FIA की तरफ से, उसके मुताबिक बाइको ने भी ओपन की अपनी पहली LC और उसमें इन फेवर ऑफ HPL ऑन अक्टूबर 16, 2015, यानी 2015 को, 16 अक्टूबर 2015 को हेस्कोल के फेवर में उन्होंने अपनी फर्स्ट LC खोली। और इसमें भी कलूजन था कुछ सीनियर मुबैना तौर पे नेशनल बैंक ऑफिसर्स का, कलूजन यानी गठजोड़ था। तो FIA ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है जी कि द इंक्रिमिनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ बाइको विल बी प्रोबेबली प्रोब्ड एज अ सेपरेट इंक्वायरी, यानी एक और इंक्वायरी का इंदिया भी दिया है इस FIR के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, कि एक और इंक्वायरी भी इनिशिएट हो सकती है बाइको के खिलाफ। लेकिन आपको इस प्रोग्राम के कंक्लूजन में सिर्फ ये बताते रहें, ये तमाम जो आपको हमने पूरी टाइमलाइन बताई है, जो 2001 में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, 2007 में पब्लिक अनलिस्टेड बनती है, 14 में कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, उसके बाद 14 में पहला लोन फैसिलिटी ग्रांट होती है 2 अरब की, उसके बाद वो बढ़कर
18 महीनों के अंदर 5 अरब होती है और फिर तकरीबन 313% बढ़ती है 18 महीनों में और बढ़कर 15.65 अरब होती है। उसके बाद 6 अरब रुपए और सैंक्शन और क्रेडिट ग्रांट हो जाता है। ये तमाम तफसीलात के पीछे अहम तरीन जो पैराग्राफ इस पूरी तहक़ीक़ात में है वो आपके सामने पढ़ते हुए हम चाहेंगे कि हम इस गुफ्तगू को समेटें। इस में लिखा है जी कि द इन्वेस्टिगेशन हैज़ डिटरमिन्ड दैट मेयर इनकॉम्पिटेंस यानी नाअहली और इंस्टीट्यूशनल फेलियर, जिस तरह मैंने कहा कि नाअहली वाहिद रीज़न था, ना इंस्टीट्यूशनल फेलियर यानी जो हम बात कर रहे हैं कि SECP क्या कर रहा था, स्टेट बैंक क्या कर रहा था या दूसरे इदारे क्या कर रहे थे या नेशनल बैंक का अपना मैकेनिज्म क्या कर रहा था। तो ये सिर्फ रीजंस नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है जी कि द सोल कॉज वॉज नॉट दिस। उन्होंने कहा है कि वी हैव एविडेंस कि ये तमाम जो रेकलेस लेंडिंग डिसीजंस हुए हैं इसके पीछे मुबैना तौर पे जो कुछ अमाउंट्स का तबादला हुआ है, ब्राइब्स हुई हैं, रिश्वत दी गई है, मुबैना तौर पे इन बैंकर्स को ब्राइब किया गया है और उसके बाद ये तमाम लोन सेक्शन कराए गए हैं। अब ये यकीनी तौर पर जिस तरह अभी एहसन मेहनती साहब कह रहे थे कि इसका क्या कंक्लूजन होगा, ये केस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये सारे अहम तरीन सवालात लोगों के जहनों में हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है और इससे आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल ट्रस्ट है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर का, आपके इन्वेस्टर्स का, आपके रेगुलेटरी मैकेनिज्म के ऊपर, उन सब के ऊपर एक बड़ा डेंट पड़ा, एक बड़ा सवाल जो है वो उठ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जिस तरह आगे बढ़े और ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे और इसकी तफसीलात जो आती रहेंगी इस प्रोग्राम में हम आपको बताते रहेंगे। हमने हैस्कोल का मौक़िफ़ रखा, आपके बैंक का मौक़िफ़ रखा है सामने और वो तमाम जाते जाते आपको बताते चाहे वो तमाम अफसरान जो कि मुबैना तौर पर इससे मुलव्वस हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज हुए हैं, उनको हमने एक बाकायदा सवालनामा भेजा है और अगर वो चाहें तो ये दिस प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल फॉर देयर रिस्पॉन्स, फॉर योर फीडबैक। यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा अब तक। अपना बहुत ख्याल रखिए।